राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सीईटी क्रैकर्स। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि समय समय पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान सिर्फ इसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि इसकी संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली प्रतीकों से होती है। हर प्रतीक, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गान हो या फिर राष्ट्रीय पशु, अपने भीतर समेटे है एक गहरी कहानी को, एक अनोखी भावना, भारत होने की पहचान को। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, जो हमें हमारे गौरव, एकता और संस्कृति की याद दिलाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंग का तिरंगा है दोस्तों। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग पाए जाते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में आपको सफेद, और सफेद के अंतर्गत एक नीले रंग का चक्र दिखाई देगा, जिसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और लास्ट में होगा दोस्तों हमारा हरा रंग। हर एक रंग जो है दोस्तों, हमारे झंडे का हर एक रंग अलग अलग पहचान है दोस्तों, अलग अलग संकेत है, अलग अलग संदेश देता है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में। भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की, तो भारतीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो दोस्तों वो है 3:2। इसके बीच में नीले रंग की 24 तिलियों वाला अशोक चक्र है दोस्तों। यानी कि ये जो चक्र आप देख रहे हैं, नीले रंग का चक्र, इसके अंतर्गत 24 तिलियां हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंतर्गत जो चक्र है उसमें कितनी तिलियां हैं। तो 24 तिलियां दोस्तों इस चक्र में दिखाई देती हैं, जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। यानी कि सम्राट अशोक के जो सारनाथ स्तंभ था, वहां से इस चक्र को लिया गया है। बात करें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, तो सबसे ऊपर इसमें केसरिया रंग है। केसरिया रंग जो कि साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग जो कि सत्य और शांति का प्रतीक है दोस्तों। सफेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग है, जो कि विकास, उर्वरता, विश्वास और शौर्य का प्रतीक है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में कुछ और मुख्य बातें हैं दोस्तों, जैसे कि आजादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था दोस्तों। आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आजादी के बाद हमारे देश से बाहर किसी विदेशी जमीन पर सबसे पहले आधिकारिक रूप से जो तिरंगा झंडा फहराया गया था वो ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था दोस्तों। उसके बाद बात करें 29 मई 1953। 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा झंडा जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया गया था। और वो जो माउंट एवरेस्ट पर हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था वो तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी के द्वारा फहराया गया था। ये जो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी हैं, मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। 29 मई 1953 को इन्होंने पहली बार हमारे देश का तिरंगा झंडा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया था और हमारे देश का नाम रोशन किया था दोस्तों। अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा नदी के नाम से। गंगा नदी, जिसे हम गंगा माँ के नाम से जानते हैं, जिसे पवित्र मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं गंगा नदी की राष्ट्रीयता के बारे में। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। एग्जाम में पूछ लिया जाए
कि भारतीय सरकार के द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था, तो नवंबर 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। यह नदी गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और लगभग 2500 किलोमीटर तक भारत में बहती है। बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां में मुख्य हैं यमुना, सोन, टोंस, पुनपुन नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है और लगभग भारत में 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करती है दोस्तों। और गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2009 में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था दोस्तों। बात करें हमारे अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जो है हमारा देश का राष्ट्रीय गान, जिसे हम जन गण मन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन की बात करें तो इसकी रचना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में की गई थी। भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत अर्थात अपना लिया गया था। इस गान को सर्वप्रथम कब गाया गया? सर्वप्रथम इस गान को 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उस अधिवेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम गाया गया था। यह गान सबसे पहले 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था दोस्तों। बात करें राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं और इसके गायन में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। 27 दिसंबर 2011 को हमारे देश के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं दोस्तों। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है। तो बात करते हैं वंदे मातरम के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 में लिखा गया था। इस गीत को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1947 को अपनाया गया। उनका यह गान बंगाली भाषा में था दोस्तों। इस गीत की रचना उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में की थी। अगर बात करें जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, कौन से उपन्यास में इसकी रचना की गई थी? वो की गई थी आनंद मठ में। और इस गीत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई थी दोस्तों। यहाँ हम आपको बता दें कि इसका जो गान है वो बंगाली भाषा में है और इसकी रचना जो है वो संस्कृत भाषा में है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गान किस भाषा में है, तो बंगाली भाषा में है, लेकिन इसकी जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई थी। इसको सबसे पहले 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। जिस प्रकार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया गया था, उसी प्रकार सन 1896 में राष्ट्रीय गीत को कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। इसके गायन में कुल 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है और इसकी जो धुन है वो धुन पन्नालाल घोष के द्वारा तैयार की गई है दोस्तों। बात करें हमारा अगला राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि है अशोक स्तंभ। जैसा कि आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हो, ये है हमारा अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है और यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस स्तंभ के नीचे अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र तथा दाईं ओर सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई देता है। इसमें नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है दोस्तों, अर्थात सत्य की सदा जीत होती है। और सत्यमेव जयते जो वर्ड लिए गए हैं देवनागरी लिपि के, ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर लिखा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से। हमारा जो अगला राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पंचांग, कैलेंडर, यानी कि आज की इस युग में जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर, अर्थात जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है वही हम आज यूज में लाते हैं दोस्तों। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र का है जो कि 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है और इसका अंतिम महीना फाल्गुन अर्थात फागुन होता है दोस्तों। इस महीने जो हमारा जो कैलेंडर है उसमें 12 महीने होते हैं और वो 12 महीने कौन से हैं, वो है सबसे पहला महीना है चैत्र, उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और अंतिम है फाल्गुन महीना। शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ था जिसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने प्रारंभ किया था दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि समय समय पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं अगले राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जो कि है राष्ट्रीय पशु बाघ अर्थात टाइगर, जिसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं टाइगर या फिर बाघ के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। भारत में पाए जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। भारत में बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत सरकार के द्वारा बाघ परियोजना जो है वो कब शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है अप्रैल 1973 में की गई थी। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है, जिसके शासनकाल में बाघ जो है उनके प्रतीक के रूप में भी अपनाया गया था। वर्ष 1967 तक भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, लेकिन भारत जो शेर हैं वो केवल और केवल गुजरात में पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी कम है। इसलिए 1967 के बाद बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था तो वो था सिंह, लेकिन वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो हमारा बंगाल टाइगर है अर्थात बाघ है। बात करें राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। भारत सरकार ने 1963 में मयूर यानी कि मोर को, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस पावो क्रिस्टेसस, इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया दोस्तों 1963 में। भारतीय वन्य प्रणाली यानी कि सुरक्षा अधिनियम 1972, इसके अंतर्गत इसे मोर को पूर्ण संरक्षण दिया गया दोस्तों। बात करें सिकंदर महान के टाइम पर, सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गया था। भारत से पूर्व म्यांमार को भी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका है दोस्तों, यानी कि भारत के अतिरिक्त म्यांमार देश ऐसा है जिसमें मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जा चुका है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय खेल के बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हॉकी का नाम आया है तो हॉकी के जादूगर को नाम कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों मेजर ध्यानचंद वो शख्स हैं जो कि भारतीय आर्मी में रहते हुए ओलंपिक में भारत को कई बार गोल्ड दिला चुके हैं हॉकी खेल के अंतर्गत। कहते हैं कि उनकी हॉकी में एक ऐसा जादू था
कि एक बार उनके पास अगर बॉल आ जाती तो सीधा गोल में जाकर ही वो बॉल अलग होती थी उनसे स्टिक से। जर्मन सेना के प्रमुख हिटलर ने उनको ऑफर दिया था कि आप भारतीय फौज को त्याग कर हमारी सेना में शामिल हो जाओ, हम आपको ऊंचा ओहदा देंगे और बहुत सम्मान देंगे। लेकिन उन्होंने अपने देश को प्राथमिकता दी और अपने देश के लिए खेलते हुए अपने देश का नाम रोशन किया दोस्तों। इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है और उनके जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। बात करें, भारत ने ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है दोस्तों। अगले प्रतीक के बारे में बात करेंगे। अगला प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है, वो है कमल। गुलाबी पंखड़ियों के साथ हमारा प्यारा सा कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसिपेरा गार्टन। ये जो नाम बताए जा रहे हैं वैज्ञानिक नाम, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इनको अच्छे से याद कर ले। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिपेरा गार्टन है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता है। बात करेंगे अगले प्रतीक राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में, जो कि है बरगद। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। फाइकस बेंगालेसिस, यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष माना जाता है दोस्तों। हमारा जो अगला प्रतीक है वो आम है दोस्तों। राष्ट्रीय फल आम है। भारत का जो राष्ट्रीय फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम है मोनिगीफेरा इंडिका। मोनिगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। आम में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी की जो है प्रचुर मात्रा में मिलता था दोस्तों। भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है। आम को फलों का राजा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें 3 जो विटामिन है भरपूर मात्रा में मिलते हैं और वो विटामिन है विटामिन ए, जो हमारी आंखों के लिए सही रहता है। विटामिन डी शकरवी रोग से हमारी रक्षा करता है। विटामिन सी जो है वो शकरवी रोग को दूर करता है दोस्तों। और विटामिन डी हमारी त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो 3 विटामिनों को अपने अंतर्गत संजोए रखना एक ही फल के अंतर्गत, इसलिए इसे फलों का राजा माना जाता है और वो है आम दोस्तों। बात करें, आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल के रूप में माना गया है। यानी कि पाकिस्तान और फिलीपींस ऐसे देश हैं भारत के अलावा जिसका राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों। बात करेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में। जो राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है दोस्तों 10 मई 2010 को। ये आप डॉल्फिन की तस्वीर देख सकते हो साइड में, एक प्यारा सा जलीय जीव डॉल्फिन। 10 मई 2010 को भारत सरकार के वन्य और पर्यावरण मंत्रालय ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों। भारत सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही महत्वपूर्ण माना है दोस्तों। यानी कि गंगा नदी के अंतर्गत डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1972 में, उसी प्रकार से भारत सरकार ने गंगा में डॉल्फिन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाने के लिए। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है दोस्तों। यानी कि ये 2 पुस्तक ऐसी हैं, एक तो भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और बाबरनामा बाबर के द्वारा रचित पुस्तक बाबरनामा है। इन 2 पुस्तकों में भी डॉल्फिन का जिक्र मिलता है दोस्तों। बात करेंगे अगले प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक। जो राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक है भारत में वर्तमान में, ये प्रतीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये जो है वो मुद्रा का प्रतीक है दोस्तों। अच्छे से बताते हैं, इसको अच्छे से बना के, ये वाला ये प्रतीक जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजों को मिलाकर बनाया गया है दोस्तों।
जैसे कि इंग्लिश में आर वर्ड है, आर से ये वाला ले लिया गया और हिंदी के रे से ये वाला ले लिया गया दोस्तों, और बीच से इसको काट दिया गया। तो ये भारत का मुद्रा का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों। भारतीय रुपए का को अलग पहचान चिन्ह निर्धारित करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक देवनागरी लिपि आर को मिलाकर बनाया गया है दोस्तों। भारत की मुद्रा जो है विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना एक अलग पहचान चिन्ह है। मुंबई आईआईटी के डिजाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा को डिजाइन किया है दोस्तों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो वो है आईआईटी के डिजाइनर उदय कुमार के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह देश के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट का डिजाइन जो है वो सर एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। पहले इंडिया गेट को ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था दोस्तों, यानी कि इंडिया गेट का जो पहला नाम था वो था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। बाद में इसका नाम इंडिया गेट रखा गया दोस्तों। और ये हमारा इंडिया गेट का तस्वीर है दोस्तों, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत की राजभाषा होगी। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों, यानी कि भारत का जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो थे बी.जी. खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बात करें भाषाओं के बारे में तो वहां पर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगले विरासत की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रीय विरासत के पशु के रूप में हाथी को मान्यता दी गई है। हाथी, गजराज के नाम से जाना जाने वाला हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अपनाया गया है दोस्तों। 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया था दोस्तों। सरकार ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। हाथी के साक्ष्य सर्वप्रथम हमें सिंधु सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं दोस्तों। राजस्थान के प्रसिद्ध आमेर किला के पास कुंडा गांव को देश का पहला एलिफेंट गांव यानी कि पहला हाथी गांव कहा जाता है दोस्तों। यानी कि राजस्थान के कुंडा गांव को देश का पहला हाथी गांव कहा जाता है, जो कि विश्व का तीसरा हाथी गांव है। यानी कि कुंडा गांव के अलावा विश्व के अंतर्गत 2 हाथी गांव और भी हैं दोस्तों। और जो ये राजस्थान के आमेर किले के पास जो कुंडा गांव है वो पूरे विश्व का तीसरा हाथी गांव है और भारत का पहला हाथी गांव है दोस्तों। दोस्तों बात करेंगे अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व 2 हैं हमारे देश में। एक है गणतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारे देश का संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त जब हमारे देश को आजादी मिली थी उसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती भी हमारे अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों में आता है, जो कि 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है और राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय मंत्र की बात करें तो ओम जो है वो राष्ट्रीय मंत्र है दोस्तों। राष्ट्रीय दस्तावेज के अंतर्गत हम श्वेत पत्र को मान्यता मिलती है। राष्ट्रीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं का दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीयता की बात करें तो हम सभी भारतीय हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वाक्य की बात की जाए तो सत्यमेव जयते। और वीडियो में हमने बताया कि जो सत्यमेव जयते है राष्ट्रीय वाक्य वो कहाँ से लिया गया है।
तो कमेंट करके बताइए कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है दोस्तों। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है वो है भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई के रूप में जलेबी को मान्यता दी गई है, जो कि बहुत ही मजेदार होती है खाने में। आप भी खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए दोस्तों। राष्ट्रीय विदेश नीति के रूप में हमें गुट निरपेक्ष जो नीति है उसको अपनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ये था आपकी वीडियो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमें न सिर्फ हमारे देश की पहचान बताते हैं बल्कि हमें गर्व से सर ऊंचा रखने की प्रेरणा भी देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ के साथ प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि समय समय पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें दोस्तों। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सीईटी क्रैकर्स को और बनिए हमारे सीईटी क्रैकर्स परिवार का हिस्सा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।